वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौना इन्वेस्टर में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2025 का ये पेपर रहेगा और क्लास 10th का ये पेपर रहने वाला है। स्टूडेंट, इससे पहले हम पेपर सॉल्व करें, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी देख लेते हैं। जो इसमें पूर्णांक होता है, यानी जो ये पेपर है ये 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है। यानी जो हिंदी का पेपर होगा वो मार्कशीट में आपके 100 मार्क्स का होगा। जो इसमें समय मिलता है आपको 3 घंटे का मिलता है और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। इस 15 मिनट में आप अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़िए। क्योंकि इसमें गद्यांश है तो 15 मिनट ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन आप इन 15 मिनट में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 शुरू से ही जैसे पेपर मिला आपने लिखना शुरू कर दिया। पहले आप अच्छे से पढ़ें। जितने अच्छे ढंग से आप प्रश्न को पढ़ेंगे और जितने अच्छे ढंग से क्वेश्चनों को समझेंगे उतना अच्छे ढंग से आप लिख पाएंगे। तो इस 15 मिनट में आप अच्छे ढंग से क्वेश्चनों को तय कीजिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और गद्यांश के क्वेश्चनों का आंसर भी देख लीजिए। तो चलिए निर्देश भी हम देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड मिल रहे हैं, औ खंड और बौ खंड। औ खंड हिंदी से संबंधित होगा, बौ खंड जो संस्कृत वाली किताब है आपका उससे संबंधित रहेगा। सभी प्रश्नों, दोनों खंडों के जो सभी प्रश्न हैं उनके प्रश्नों का आपको उत्तर देना आपको अनिवार्य होगा। हालांकि उन प्रश्नों में बताया गया है आपको, जैसे मान लो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं तो 4 में से आपको कुछ में 3 करने हैं, किसी में 2 करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 19 तक सारे प्रश्नों को आपको हल करने होंगे। जिसमें जैसे निर्देश दे रखे हैं उस हिसाब से होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे और लास्ट में 19वां क्वेश्चन होगा। हालांकि इसके अंदर क ख ग घ करके खंड हैं, आपको वो भी करने हैं। यहाँ पे जो निर्देश नंबर 2 है, यथासंभव उत्तर क्रमवार लिखिए। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर आपको जो प्रश्न सबसे पहले आ रहा है सबसे पहले आपको वो प्रश्न करना चाहिए। चाहे क्वेश्चन नंबर 2 पहले आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप जहाँ तक हो सके आप क्रमवार ही लिखें, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सामने अंकित हैं। यानी आपको बता रखे भाई कोई 4 नंबर का है तो आपको उसमें उस हिसाब से लिखना है, कोई 1 नंबर का है तो उसमें आपको उस हिसाब से लिखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और पहले हम औ खंड देख लेते हैं। औ खंड का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये यहाँ से और पूरा गद्यांश पहले आप यहाँ तक देख लीजिए। आप पहले इतना पढ़ लीजिए आप, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पढ़ लीजिए। चूँकि इस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप यदि संभव है तो इसको यहाँ से यहाँ तक आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो आपकी पेपर सॉल्व की कॉपी है उसमें आप लिख लीजिए और फिर इसका जो दूसरा पैराग्राफ है इसको भी यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। अभी संभव है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि आपने पढ़ लिया है, अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। क वाला है, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरक्त करने के साधन क्या है। अब चूंकि आपने अच्छे से अगर पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। यदि भी मैंने उत्तर लिखा है आप अपने सॉल्व की कॉपी में अवश्य इसके उत्तर को भी लिखेंगे। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का सबसे बड़ा साधन कला है। क्या है? चित्त को जो क्षुद्र वासना है उस से विरत करने का जो सबसे बड़ा साधन क्या है, वो कला है। इस कला के अंतर्गत काव्य, चित्र, संगीत आदि ललित कलाएँ आती हैं अथवा ये सभी साधन में समाहित हैं। तो इतना लिखेंगे तो आपको पूरे आंसर मिलेंगे। चलिए इसका जो ख खंड है उसको भी देख लेते हैं। ख खंड है, झगड़े की जड़ काटने एवं सबका अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं। इसके लिए क्या करना होगा कि जो पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझें। झगड़े की जड़ काटने एवं सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं, इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो ये आंसर ये है कि विवाद की जड़ को काटने एवं सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं, इसके लिए हमें हम लोगों को धर्म बुद्धि जगानी होगी, ठीक है। आप यहाँ से और यहाँ तक लिख देंगे तो आपके लिए इसमें भी पूरे 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर ग है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक मेरे हिसाब से सदाचरण की आवश्यकता उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, ठीक है। ये आप इसको अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास स्केच पेन है तो आप वहाँ स्केच पेन से या काली पेन से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। सदाचरण की आवश्यकता, ये इसका क्या होगा, इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है।
तो ये आपने पहले क्वेश्चन के 3 खंड आपने देख लिए। स्टूडेंट, आपने पूरे तीनों खंड देख लिए और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके साथ साथ उनकी भी 100% मार्क्स आए तो ये आपके लिए भी गर्व की बात होगी। स्टूडेंट, मैंने ऐसे ही पिछले वर्षों के काफ़ी वीडियो बना रखे हैं जो पेपर सॉल्व के लिए बना रखे हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ कुछ वीडियो के फॉर्म में, कुछ फ़ोटो के फॉर्म में और PDF के फॉर्म में भी हम प्रश्नों को लगातार अपडेट करते रहते हैं। मैं उसका लिंक भी दे रहा हूँ, आप उससे भी अवश्य जुड़ें। चलिए, घ और गौ के लिए क्या करते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में लिखा है कि निम्नांकित में सही विकल्प छांटकर लिखिए। आपको ये जो गद्यांश है, मैंने पहले भी बताया कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे हैं बल्कि अब इस साल से विकल्प वाले प्रश्न भी आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी ये जो विकल्प वाले क्वेश्चन हैं ये सही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको गद्यांश को जो शुरू के 15 मिनट हैं उनमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और उस समय तय कर लेना है। हालांकि आपको पेपर में टिक नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन दिमाग में तो रख ही सकते हैं। तो चलिए घ वाला देख लेते हैं हम। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है बी, रस के लिए, कामोद्दीपन के लिए, भयानक रस के लिए और निराशा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फूलों के सुवास से लदी समीर का लाभ या सुख केवल एक व्यक्ति को मिलता है, हजारों व्यक्तियों को मिलता है, बुद्धिमान व्यक्ति को मिलता है, ये सामान्य व्यक्ति को मिलेगा। तो इसका भी जो राइट आंसर है हजारों व्यक्तियों को मिलेगा, ठीक है। इसका भी सेकंड। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत आसान नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको निबंध लिखना होता है, ठीक है, और लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखने होते हैं। समझ गए? आपको संकेत बिंदु दे रखे होते हैं, ये हेडिंग दे रखी है और इसके हिसाब से आपको निबंध लिखने हैं। आपको क और ख करके 2 दे रखे होते हैं, उनमें से कोई एक आपको करना है। एक विषय पे यहाँ पे लिखा भी है कि एक विषय पे आपको लिखना है। हालांकि मैंने दोनों दे रखे हैं, दोनों को सॉल्व कर रखा है। आप चूंकि इसमें पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों अपनी कॉपी में नोट करेंगे, जिससे आप 100% मार्क्स अचीव करें, ठीक है। मेरी बड़ी तमन्ना है कि आप निश्चित रूप से 100%, अगर आप पिछले वर्षों के सारे पेपर देखते हैं और कम से कम 4 से 5 सालों के आपको पेपर आपको देखने चाहिए। अगर 4-5 सालों के पेपर देखते हैं तो आपके 100% मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए आप, हमारी राष्ट्रीय एकता। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। पहला आपको संकेत दे रखा था राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय, तो इसमें आपको बताने कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि विविधताओं के बावजूद सभी नागरिकों की एकता अखंडता के साथ रहें, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं प्रत्येक समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करें, यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लें, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट हेडिंग है कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, भाई राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता क्यों हुई, तो आप इसको यहाँ से यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय एकता से देश में सामाजिक शांति और स्थिरता बनी रहेगी, ठीक है। और यहाँ तक कसौटी पर रखा, यहाँ तक इसको भी लिख लेंगे आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और आराम से लिखें। उसके बाद थर्ड है इसमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं। ये जो मैंने लाल से लिखा है ये आपको वहाँ से संकेत मिलते हैं, ठीक है। मैं हालांकि इसका जो PDF फॉर्म में है उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय एकता अनेक बाधाएं, यहाँ पे बढ़ाएं होगी, ये बाधाएं हैं, आप इसको ज़रा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाधाएं हैं जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार की हैं। हमारे जो राष्ट्रीय एकता में बाधाएं क्या हैं, जो सबसे प्रमुख बाधा है जातिवाद है, सांप्रदायिकता है और प्रांतीयता है, ठीक है। तो आप इनको पहले आप यहाँ से और यहाँ तक नोट करें, ठीक है। इसको ज़रा करेक्ट कर लें भैया, उसको बढ़ाएं नहीं, बाधाएं कर लें आप, यहाँ तक आप इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद इसका जो तीसरा है इसको भी आप प्रांतीयता वाल भी आप यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। तो आपकी ये हेडिंग भी पूरी हो गई। अब इसके बाद चौथी हेडिंग है कि एकता बनाए रखने के उपाय, समझिए। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिखें, तो ये आपकी इस हेडिंग होगी और एक लाइन आप इसका कंक्लूजन या उपसंहार लिख सकते हैं। तो यहाँ तक लिख देंगे तो आपका ये जो निबंध है वो पूरा हो गया। चूँकि आपको वहाँ एक ही करने हैं
बोर्ड में आपको दोनों नहीं करने, क या ख में से कोई एक करने। चूँकि इस समय आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों अपनी कॉपी में लिखेंगे। हो सकता है कि अगली बार इन दोनों में से कोई एक आ जाए। ठीक है, तो ख खंड है इसका कि देश में भ्रष्टाचार की समस्या पे आपको निबंध लिखना है। सबसे पहले आपको बताना कि भ्रष्टाचार का आशय क्या है, कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है। तो ये आपको विजुअल हो रहा होगा यहाँ से यहाँ तक कि भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण। यहाँ से आप लिखेंगे और यहाँ तक इसको लिखते जाएंगे। समझ गए? इतना लिख देंगे तो ये आपका ये प्रस्तावना या भ्रष्टाचार का अर्थ हो गया। ठीक है, फिर इसकी दूसरी हेडिंग देखते हैं कि भ्रष्टाचार का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भ्रष्टाचार हमारे जो वर्तमान समाज के लिए क्या है, नासूर है और ये समाज को खोखला करता जा रहा है। और जो भ्रष्टाचार का प्रभाव है वो भी बहुत व्यापक हो गया है। तो इसको यहाँ से और यहाँ तक आप नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लास्ट लाइन है इसको भी नोट करें। उसके बाद तीसरा इसमें बिंदु है विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार। और किन किन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है तो आप ये बताएंगे। रिश्वत की लेन देन हो रही है, चुनाव में धांधली हो रही है, भाई भतीजावाद हो रहा है। भ्रष्टाचार मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार के कई रूप हैं, तो आपको उन रूपों को, उनमें से कुछ रूपों को लिखना है। तो आप यहाँ से और यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे। समझिए, मैंने सिर्फ 4 ही लिखे क्योंकि आपको 250 शब्दों में लिखने। हालांकि भ्रष्टाचार पे तो कितने भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 250 शब्दों में ही लिखना है, तो आप इसको यहाँ तक ही नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चौथा बिंदु आपके पास आता है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के उपाय। भाई इसको कैसे, हम इस भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। यद्यपि ये क्या है, विश्वव्यापी समस्या है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम इसको कुछ ना कुछ ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अंकुश तो हम लगा पाएंगे। तो पहला हम क्या काम करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, इससे ये ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट करें। और फिर इसका जो अन्य पार्ट है, दूसरा, हम इसको ख़त्म करने के लिए कठोर कानून बनाएंगे, पारदर्शिता रखेंगे और नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए हम प्रयोग करेंगे इसका। यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद ये इसका थोड़े से उपसंहार भी आप लिख देंगे। ठीक है, समझ गए? आप यहाँ तक नोट करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं और वहाँ भी ऐसे ही लिख लेते हैं तो आप इसमें भी अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। चलिए, आपने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पत्र लेखन से संबंधित। इसमें भी आपको 2 मिलते हैं, एक ये वाला मिलेगा और एक इसका अथवा वाला मिलेगा। ठीक है, तो आपको या तो ये करना है या तो अथवा वाला करना है। चूँकि इसमें पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों को अपने कॉपी में नोट करेंगे। इसमें पहला हम देख लेते हैं कि अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर गांव में पेयजल समस्या विषय पर एक शिकायती पत्र लिखे। आपको कैसा पत्र लिखना है, एक शिकायती पत्र लिखना है। किसको लिखना है आपको, अपने क्षेत्र के जो प्रमुख समाचार पत्र, जैसे आप अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान वगैरह वालों को, संपादक को आप पत्र लिख सकते हैं। उसमें क्या लिखना है आपको कि अपने नगर और गाँव में पेयजल समस्या के विषय में आपको लिखना है। आपका नाम क्या रहेगा, आपका जो नाम रहेगा वो चौ छ जौ रहेगा। ठीक है, आप अपना वास्तविक नाम नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम पेपर को देख लेते हैं, जो पत्र है उसको हम देख लेते हैं, जिससे कि आप उसको पेपर में अच्छे से लिख पाएँ। यहाँ पे लिखेंगे आप, सबसे पहले आप जिसको पत्र लिख रहे हैं तो संपादक महोदय, अमर उजाला, देहरादून, उत्तराखंड। जो प्रमुख समाचार जो संपादक हैं वो देहरादून में बैठते हैं, तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आप विषय लिखेंगे, शुद्ध पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में। उसके बाद महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके समाचार पत्र अमर उजाला के माध्यम से अपने क्षेत्र गैरसैंण, यहाँ पे मैंने गैरसैंण मेंशन कर रखा है, आप अपने क्षेत्र के रूप में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी, हाँ अब आपको ठीक से विजुअल हो रहा होगा। आप पहले यहाँ से और इस पत्र को उपयोग कर सकते हैं तक लिखेंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए। और फिर आप, हाँ अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा, आप इसको पूरा यहाँ से और यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि भाई आपके यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही, पानी नहीं आ रहा है, जब आ रहा तो मिट्टी वाला आ रहा है जिसको हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर उस पानी को गंदे पानी को उपयोग करेंगे तो उससे बच्चों और बूढ़ों, यहाँ पे बूढ़ों ढंग से लिखेंगे, ये भी टाइपिंग मिस्टेक होगी। बूढ़ों में हैजा और टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, और अथवा हमको शुद्ध जल के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, जिसमें आपका बहुत समय बर्बाद हो रहा है। और आप उसमें लिखेंगे कि आप अपने समाचार पत्र में हमारी समस्या को लिखने या रखने का प्रयास करेंगे।
धन्यवाद सहित। पहले आप इतना लिखेंगे और उसके बाद आप धन्यवाद सहित लिखेंगे। यहाँ पे दिनांक डाल देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है, तो जिस दिन में आपके पत्र लिख रहे हैं आप यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। यहाँ पे ये आपका नाम हो गया, ये आपकी जगह का नाम हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपका पहला खंड इसका हो गया। क्योंकि अगर वहाँ आपको ये पत्र नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला करेंगे, समय नष्ट नहीं करेंगे, अथवा वाला करेंगे। इस समय सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों करेंगे आप। ये दूसरा वाला है अथवा वाला। आपके विद्यालय में गत वर्ष उत्तराखंड स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, ठीक है। आपको इस विषय पे पत्र लिखना है। किसको लिखना है? अपने मित्र को पत्र लिखना है। आपका जो पता होगा वो क्या होगा? राव माबी देवगुरु के आप विद्यार्थी हैं, यानी जो आपका एड्रेस होगा वो क्या होगा? राव माबी देवगुरु होगा। आपको उस पत्र में क्या लिखना है? समारोह के कार्यक्रमों का विवरण आपने देना है, ठीक है, कि आपने कैसे कैसे करके अपने स्कूल में ये मनाए। आपका विद्यालय का नाम ये है कि कैसे आपने अपने विद्यालय में जो गत वर्ष उत्तराखंड स्थापना दिवस आपने कैसे धूमधाम से मनाए। अपने मित्र को आप पत्र लिखेंगे। इसमें भी आपका जो नाम रहेगा काल्पनिक ही रहेगा, आप क ख ग आपका नाम रहेगा, ठीक है। तो आपने प्रश्न समझ लिया है। अब आप यहाँ से शुरू करिए। सबसे पहले आप एड्रेस लिखिए, ठीक है। प्रिय मित्र आप लिख लेंगे। अब मैं इसको पूरा विजुअल कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। पूरा तो नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको पहले यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे कि मैं यहाँ पे कुशलता हूँ। आशा है कि वहाँ भी तुम भी कुशल होंगे। मैं तुम्हें अपने विद्यालय में गत वर्ष उत्तराखंड स्थापना दिवस के समारोह के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यह समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ से आप और यहाँ तक बताएंगे, निभाई तक आप लिख लेंगे। उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको भी आप नोट कर लेंगे। नोट अवश्य करें, ठीक है। सिर्फ देखें नहीं बल्कि नोट भी करें। फिर इसका जो उपसंहार है यहाँ तक आप इसको नोट कर लेंगे। अगर आप इतना ऐसे ही पत्र लिख लेते हैं तो आपको 4/4 नंबर मिलेंगे। इसमें पत्र लेखन में आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो सकता है जब आप ये देख रहे हैं तो तब ये 4 की जगह 5 या 6 हो गया होगा, तो आपको मतलब 100% इसमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप दोनों को अच्छे से नोट कर लें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न खंडों को यथा निर्देश उत्तर दीजिए। यानी आपको क ख ग सब के लिए अलग अलग निर्देश हैं, आपको उस हिसाब से उत्तर देना और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का है और प्रत्येक क ख ग करके हैं और प्रत्येक क जैसे क है तो वो 1 नंबर का है, ठीक है। तो आपको और देना भी बहुत आसानी से, छोटा ही आंसर होता है। इसमें दे रखा है कि जीवन में उदारता आवश्यक है। आपको इस वाक्य का क्या करना है? आपको इस वाक्य का बताना है कि प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। आपको इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? क्या जीवन में उदारता आवश्यक है? आपने क्या आगे से जोड़ देना है और पीछे से प्रश्नवाचक आपने लगा दिया। तो बस इतना ही आपने करना था और आपको 1 मार्क्स मिल गई, ठीक है। अब इसका ख और ग वाला भी देख लेते हैं हम। ख है, प्रत्येक व्यक्ति के मनोनुकूल आचरण करना आवश्यक है। इसको आपको क्या करना है? निषेधात्मक वाक्य बनाना है आपको, यानी इसका आपको नेगेटिव बनाना है। तो आपने यहाँ पे इसको ये बना लिया, प्रत्येक व्यक्ति को मनोनुकूल आचरण करना आवश्यक नहीं है। यहाँ आपने नहीं जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव या निषेधात्मक वाक्य बन गया है, ठीक है। गौ देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर गौ है, बुमराह बहुत तेज गेंद फेंकता है। उक्त वाक्य में आपको क्रिया विशेषण का सही विकल्प में चाटिए। आपको ABCD नहीं, 1 2 3 4 दे रखे हैं, आपको इनमें से सही वाला देखना है। और क्या छानना? आपको क्रिया विशेषण छानना है। किसमें से? बुमराह बहुत तेज गेंद फेंकता है। हमारे पास ऑप्शन है फेंकता है, गेंद, तेज और बुमराह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेज, ठीक है। इसका क्रिया विशेषण क्या है? तेज। फेंकना क्या हो गया? क्रिया हो गया। बुमराह इसमें सब्जेक्ट हो गया और जो गेंद है वो ऑब्जेक्ट हो गया, अगर हम उस हिसाब से देखेंगे इसको तो, ठीक है। अब एक ही शब्द छूट गया, बहुत। अब ये बहुत क्या है? बहुत ये है, ये प्रविशेषण है। ये क्या है? प्रविशेषण, ठीक है। प्र और विशेषण है। ये प्रविशेषण क्या होता है? जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फेंकने की विशेषता बता रहा है कि कैसे फेंकता है, तो बहुत तेज फेंकता है, तेज फेंकता है, ठीक है। और तेज क्रिया विशेषण है और इसकी भी जो विशेषता बता रहा है तो इसको कहते हैं प्रविशेषण,
ठीक है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि प्रविशेषण क्या है। ठीक है, अगली बार जब आप पेपर दे रहे हों तो यही आए और पूछा जाए कि इसमें प्रविशेषण क्या है, तो इसमें प्रविशेषण है बहुत। ठीक है, गेंद है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फेंकता क्रिया और तेज क्रिया विशेषण है। तो इसको भी आप, जो मैंने कहा, इसको भी आप नोट कर लेंगे। गौ वाला देख लेंगे। क्रम वाच्य में प्रधान होता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन कीजिए। अब चूंकि यहाँ पे क्रम वाच्य है तो क्रम वाच्य में क्या होगा, क्रम प्रधान होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला और इसका भी थर्ड वाला राइट आंसर है। आप इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका थर्ड वाला नोट कर लीजिए, इसका थर्ड वाला नोट कर लीजिए। आपको चारों विकल्प नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ जो राइट आंसर है इसका उसी को आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। राम घर जाकर सो गया। आपको इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो आप इसका करेंगे, राम घर गया और सो गया। ठीक है, अगर आप इतना लिख लेते हैं तो आपकी 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ख है, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहकने लगी। इसको आपको सरल वाक्य बनाना है। तो इसका हमने सरल वाक्य ये बना रखा है, आप इसको भी नोट करें। सूर्योदय होते ही चिड़िया चहकने लगी। ठीक है, तो इसको भी आप क और ख वाला भी आप नोट कर लें। स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच के और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप अवश्य शेयर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करें। आप 100% मार्क्स अचीव करें, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका गौ और घ खंड भी हम देख लेते हैं। गौ है, जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख है, अभी तक क्या आया था, क्रम प्रमुख था, तो कर्ता प्रमुख है तो उसे कहते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो जहाँ कर्ता प्रमुख है तो क्या है, कृतवाच्य है। ठीक है, समझ गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एक कृतवाच्य। घ वाला है, निम्नांकित वाक्य में क्रिया छांटकर सही विकल्प बताइए। आपको यहाँ क्रिया छांटनी, ऊपर एक क्वेश्चन था वहाँ आपको क्रिया विशेषण छांटना था, यहाँ आपको क्रिया छांटनी है, यानी वर्ब छांटने हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम में रहकर रामायण की रचना की। तो इसका जो इसमें जो क्रिया है वो क्या है, रचना की। तो इसका थर्ड वाला राइट आंसर। ठीक है, गौ का पहला और इसका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इनको भी नोट करें जिनको मैं टिक लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द हरि के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। हरि माने वैसे हमारे तो भगवान होते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, नारद। ठीक है, आप गलती से बंदर मत लिख देना। तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। समझिए, नारद हरि के रूप में, अर्थ के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। पीयूष का समानार्थी शब्द बताइए। आपको पीयूष का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है, सुधा। ठीक है, इसका भी थर्ड वाला, इसका भी थर्ड और इसका भी थर्ड। यहाँ नारद और यहाँ सुधा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित काव्यांशों, गद्यांश तो आपने अपठित वाला तो आपने शुरू में देख लिया। अब यहाँ पे काव्यांश है। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक, ये ध्यान रखिए आपको दोनों नहीं करने, बोर्ड परीक्षा में आपको दोनों नहीं करने, आपको निर्देश अवश्य पढ़ लेने, बहुत अच्छे से निर्देश पढ़ लेने, इसलिए 15 मिनट मिलते हैं। ऐसा ना हो कि आपने जल्दी जल्दी में आपको दोनों आते हैं और आपने दोनों कर दिए तो आपका एक ही क्वेश्चन चेक होगा। ठीक है, तो आपको किसी एक करना है। समझिए, आपको एक काव्यांश करना है, क्योंकि इस समय पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों करेंगे। मैंने दोनों के आंसर दे रखे हैं, आप दोनों ही करेंगे। काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, यानी एक करना है और उसमें भी सिर्फ 2 प्रश्न लिखने हैं। हो सकता है उसमें 2 से ज़्यादा प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, मैं ये बोल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं ये सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पहले आप क्या करिए, काव्यांश को पढ़ लीजिए। ठीक है, लखन कहा हंसी से शुरू हो गया और मोरा तक। ठीक है, अब इसके जो क प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा। तो लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे देव सुनिए, मेरी समझ से तो सभी धनुष समान हैं। यहाँ से आप लिखेंगे और इसमें यहाँ तक लिखेंगे, इसमें श्री राम का किसी प्रकार भी दोष नहीं है। आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें इसको। ठीक है, आप अच्छे से समझ के इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। ओके, अब इसका ख खंड और गौ खंड
बी है आपको बोल्ड में 2 ही करने, क्योंकि यहाँ आप सॉल्व करें तो तीनों ही करेंगे आप। धनुष टूटने में राम का दोष क्यों नहीं है? धनुष टूटने में राम का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे नया समझकर धोखे से देख लिया और छूते ही वह पुराना धनुष टूट गया। तो ख खंड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। गौ वाला देखेंगे, परशुराम के क्रोध का क्या कारण क्या है? परशुराम के क्रोध का कारण क्या है? तो इसमें है कि परशुराम के क्रोध का कारण शिव धनुष का टूटने का है। पहला कारण तो यही है। साथ ही लक्ष्मण द्वारा हंसीपूर्वक उस धनुष को पुराना और जीर्ण शीर्ण बताना भी है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, पूरे तीनों खंड आप नोट करेंगे। बोल्ड में सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन नोट करने हैं। ठीक है, अब हम इसका अथवा वाला या सेकंड वाला भी देख लेते हैं। सेकंड वाला है फसल क्या है। आप इस काव्यखंड को यहाँ से और हवा का थिरकन का पढ़ लेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको इनके प्रश्नों को भी आप मैंने यहाँ दे रखे हैं, आप इनको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, पूरे तीनों दे रखे हैं, आप तीनों को नोट करेंगे। 2 आप बोल्ड में करेंगे। ठीक है, क वाला है, कवि ने फसल को नदियों का पानी का जादू कहा है। कवि ने फसल को, आप ध्यान से समझिए, कवि ने फसल को, किसको? फसल को नदियों के पानी का जादू कहा है। उक्त कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यानी कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू क्यों कहा है? तो कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू कहा है क्योंकि यदि नदियों के जल से उसको न सींचा जाता तो खेतों में लहलहाती और फलती फूलती नहीं होती। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ख देख लेते हैं हम। फसल के लिए अन्य किन रूपकों का प्रयोग किया गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको भी, इस प्रश्न को भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गौ देख लें आप। क्वेश्चन नंबर गौ है, मिट्टी के गुण धर्म से क्या अभिप्राय है? वर्तमान जीवन शैली का मिट्टी के गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो आपको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति उपयुक्त बीज को पाकर उसका अंकुरण और पोषण करके उसको पूर्ण वृक्ष के रूप में बनाती है। लेकिन वर्तमान जीवन शैली में क्या हो गया? प्लास्टिक, पॉलीथीन, शैम्पू, साबुन इत्यादि कृत्रिम जो कीटनाशकों का जो क्या हो गया, समावेश हो गया। ये सभी वस्तुएं मिट्टी में मिलकर मृदा प्रदूषण को बढ़ा रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस प्रकार हमारी वर्तमान जीवन शैली प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 8 वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें जो ऊपर काव्यांश के थे। उन प्रश्नों को इसलिए नोट करेंगे कि कभी वो क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहे हैं और कभी वो वही प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में भी पूछे जा रहे हैं। समझ गए? तो हो सकता है जब आप पेपर दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 8 में भी पूछे जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इसमें भी आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, सॉल्व करते आप पूरे करेंगे, लेकिन बोल्ड में आप सिर्फ 2 प्रश्नों को ही करेंगे। ठीक है, क वाला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लें और फिर मैं इसको, हाँ अब आपको पूरा विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नोट करें कि लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की विशेषता, निम्नलिखित विशेषताएं बताई कि वीर योद्धा देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। यहाँ से और यहाँ तक लिखेंगे कि भले ही वह शत्रु ही क्यों ना हो। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका ख वाला भी देख लेते हैं। ख वाला है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको भी नोट करें कि कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन साधारण सा है। ठीक है, और फिर आप यहाँ तक किसी को बताना नहीं चाहता था, तक यहाँ तक लिखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। ठीक है, 7वें और 8वें प्रश्न बदलते रह रहे हैं। आपने अगर पिछले वर्षों के, जैसे मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या व्हाट्सएप के चैनल पे डाल रहा हूँ, तो आप सारे पेपरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन चेंजमेंट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 24 के पेपर में था वो 25 के पेपर में कहीं और आ गया, 23 के पेपर में कहीं और था। ऐसे करके ये क्वेश्चन आपस में रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर ग है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। तो संगतकार
के माध्यम से कवि उस वर्ग की ओर संकेत करना चाहता है जिसके सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, संगीतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों को अपने सुरों में मिलाकर गायन में नई जान फूंकता है। तो आपको यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लेना। ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लें। स्टूडेंट, इससे पहले हम इस क्वेश्चन को देखें, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 को देख लेते हैं। गोपियों को यह विश्वास था कि श्री कृष्ण शीघ्र ही लौट आएंगे, पर श्री कृष्ण ने उल्टा उद्धव के माध्यम से योग का उपदेश भिजवा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे तो ये प्रश्न भी 9 का क आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ख देख लेंगे। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, यह जो उत्साह कविता है उसमें बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे आप कि उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। जल बरसाने वाले शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष के भाव को भरने वाले कवि के रूप में, पीड़ाओं का ताप हरने वाले सुखकारी शक्ति के रूप में। तो इतना लिख लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये गद्यांश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अपठित गद्यांश था, उसके बाद काव्यांश आ गया, और ये पठित वाला यानी आपके किताब में है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो निम्नलिखित गद्यांशों में पढ़कर किसी एक गद्यांश, यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दे रखे हैं, आपको उनमें से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, और वो उत्तर सारे जितने भी उत्तर हैं उसमें 2, 3, 4 जितने उत्तर हैं वो आपको सारे करने हैं, समझ गए। लेकिन बोर्ड में आपको एक ही गद्यांश करना। यहाँ पे मैंने दोनों गद्यांश के दे रखे, आपको दोनों गद्यांश को नोट करना है। तो पहले आप पहले वाला गद्यांश देख लीजिए। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे, संभव है तो अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप अपनी कॉपी में या किताब में पेंसिल से आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आप इसके जो पहला प्रश्न है वो ये है, खेती बाड़ी से जुड़ी ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ठीक है, आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, बाल गोविंद भगत ग्रस्त अवश्य थे, किंतु वह ग्रस्तियों की भांति मोह माया धन संपत्ति इतना इससे लेकर और साधु कहलाते आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके हम ख खंड देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो बाल गोविंद भगत लोगों के साथ खरा व्यवहार करते थे। ठीक है, वो बिल्कुल खरा व्यवहार रखते थे। दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते हैं और न खाम खा झगड़ा मोल लेते थे। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी यहाँ तक नोट कर लें। अगर वहाँ आपको ये वाला समझ में नहीं आया, ये ठीक नहीं लगा, या इसके प्रश्न आपको नहीं आते, तो आप ख वाला खंड कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों करिए। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लें। भौतिक प्रेरणा से लेकर और सुख से रह सके, यहाँ तक आप इसको नोट कर लें। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसके प्रश्न उत्तर हैं, दूसरों के सुख के लिए लेनिन तथा कार्ल मार्क्स ने क्या किया। तो लेनिन ने अपने डेस्क में रखी हुई रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। ठीक है, लेनिन ये काम करता था। और कार्ल मार्क्स ने संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए सारा जीवन दुख में बिता दिया। तो आप इतना लिख लेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। ख खंड है इसमें, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया। तो सिद्धार्थ ने अपना घर इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के बसीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। तो आप इनको क और ख दोनों को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के बोर्ड में 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। क वाला है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। तो इसको इतना आप नोट कर लेंगे। ठीक है,
इसका खो वाला देख लेंगे आप। खो वाला है, एक कहानी यह भी में वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न कानों पर विश्वास हो पाया। तो मैं थोड़े इस प्रश्न को विजुअल कर लेता हूँ आपको, ठीक है। अब आप यहाँ से और यहाँ तक नोट करेंगे कि लेखिका के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया। यहाँ से आप नोट कर लेंगे। और यहाँ लास्ट तक कि लेखिका के पिता के मुख से ऐसी प्रशंसा सुनकर न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न अपने कानों पे। यहाँ तक आप नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका गौ वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको 2 ही करने हैं, बोल्ड में 2 करने हैं, लेकिन सॉल्व कर रहे हैं तो तीनों को आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? तो इसका आंसर ये है, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग तो बहुत हो रहा है, किंतु ये लोगों की समझ में कम आते हैं, ठीक है। लोगों ने दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जो लोग क्या हैं, सभ्यता और संस्कृति को एक ही चीज़ समझ ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनकी समझ नहीं बन पा रही। तो यहाँ से यहाँ तक इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम 12 का कौ वाला प्रश्न देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी से क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमको क्या संदेश मिलता है? तो इस कहानी से हमको क्या संदेश मिलता है? नेताजी का चश्मा कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने देश के प्रति और उन महापुरुषों का हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। हमें अपने महापुरुषों, देशभक्तों, शहीदों का सम्मान करते रहना चाहिए। यदि अपने महापुरुषों की मूर्तियों की देखभाल यथावक्ति सम्मान नहीं कर सकते हैं तो मूर्तियों को स्थापित कर श्रद्धा और देशभक्ति का आडंबर नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम इसका खो वाला देख लेते हैं। आपकी दृष्टि में बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे। ये तो निश्चित हो गया, यह भी आप भी जानते हैं। वे कबीरपंथियों से टोपी लगाते थे। कबीर मूलतः एक संत कवि थे, परंतु धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्म कांडों में उनकी लेस मात्र भी आस्था नहीं थी। धर्म और समाज में व्याप्त। पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप प्रश्न को लिखिए और यहाँ तक नोट कर लेंगे, और फिर आप इसका दूसरा खंड भी नोट कर लेंगे कि अगाध श्रद्धा रही होगी। यहाँ तक आप नोट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुँच गए और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या आपको कोई भी प्रश्न चाहिए तो आप निसंदेह आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखें, ठीक है। मैं हो सकता है कि आपको कमेंट में ही उसका आंसर दूं या व्हाट्सएप पे आपको उसका आंसर लिखूं, ठीक है। तो आप अवश्य प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछने में हिचकें नहीं। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो कोई डाउट है और आप उसको पूछ रहे हैं, किसी भी विषय से संबंधित आप उसको पूछ रहे हैं, तो आप निस्संदेह अपने जीवन में सफल होंगे और 100% मार्क्स आप अचीव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर देना आपको। जब आप बोल्ड में हैं तो आपको सिर्फ 3 का उत्तर देना है। 2 नंबर की क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 3 का ही उत्तर देना है, समझ गए। सॉल्व कर रहे हैं तो आप सभी के उत्तर देंगे क्या मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे। माता का आंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण कीजिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें कि माता का आंचल उपन्यास में वर्णित 30 के दशक की संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर लगता है कि समय के साथ साथ दोनों समय की संस्कृतियों में अत्यधिक बदलाव आ गया है। यहाँ से यहाँ तक पारस्परिक प्रेम कम होने लगा है, यहाँ तक आप लिख देंगे तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए इसका ख खंड देख लेते हैं। माता का आंचल पाठ के आधार पर संतान के प्रति माँ की ममता और पिता के दुलार का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पे है कि इस पाठ में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही स्वाभाविक और मनमोहक वर्णन किया गया है। बच्चे के पिता उसे अतिशय प्यार करते हैं, वह उसे अपने पास सुलाते हैं, सुबह उठकर नहलाते धुलाते हैं, झूला झुलाते हैं, अपने हाथों से भोजन कराते हैं। पहले आप इतना नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जो इसका
बचा हुआ पार्ट है यहाँ तक भी नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब इसका गौ खंड देख लेते हैं हम। ठीक है, सना सना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की। आपने ये कहानी अच्छे से पढ़ी होगी। अब उसके बेस पे आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में जल को एकत्रित करके भंडार करती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको यहाँ तक लिख देंगे कि अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब इसका घ खंड भी हम देख लेते हैं। घ खंड है कटाऊ पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। अब ये क्यों कहा? सना सना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो उत्तर है कटाऊ भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ठीक है, आप ये जानते हैं यह पूर्णतः प्राकृतिक स्थल है और हिमालय के बीच में बसा हुआ है। यहाँ अभी पर्यावरण प्रदूषण का असर नहीं। यदि कटाऊ में किसी प्रकार की दुकान होगी तो निश्चय ही दुकान से खरीदारी कर बचे कागज़, पन्नी, गत्ते, खाली बोतलें, टिन के डब्बे आदि पहाड़ों पे फेंक दिए जाएंगे और जिससे वहाँ क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। इसलिए कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना इसके लिए वरदान है। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कीजिए। पहले प्रश्न को नोट कीजिए और फिर यहाँ तक नोट करेंगे तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसका ख खंड देख लेता हूँ। ये संस्कृत से संबंधित है। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो अगर आप 2-3 बार भी क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना होगा। चलिए अब हम इसका ब खंड देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें भी आपको क्या मिलता है? एक गद्यांश मिलता है और उसमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्नों को आपको करना है। यद्यपि प्रश्नों के उत्तर मैंने सभी के उत्तर दे रखे हैं लेकिन आपको बोर्ड में 3 ही करना है। चूँकि इसमें सॉल्व कर रहे हैं तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहले अब आपको चंद्रगुप्त से लेकर और आसनह तक आप इसको पढ़ लेंगे। अपने कॉपी में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहे होंगे, आप इनको नोट कर लें। ठीक है, क वाला मगध देशस्य निर्भव क आसित से लेकर और घ तक आप इसको नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? आपको एक पद्यांश है, श्लोक दे रखा है, उसमें 2 प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। ठीक है, तो पहले आप इस पद्यांश को 2 ही लाइन का है तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। फिर मैं आपको इसके आंसर दिखा रहा हूँ। 3 है, बोर्ड में आपको सिर्फ 2 ही करने हैं लेकिन यहाँ पे आप पूरे तीनों ही इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर यहाँ तक आप इसको क से लेकर ग तक तीनों को नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पठित पाठों के आधार पर 3 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर लिखिए। पूर्ण वाक्य में लिखना, आपको कोई एक शब्द में नहीं लिखना है, आपको पूर्ण वाक्य में। सिर्फ बोर्ड में आपको 3 ही करने हैं, यहाँ आप सभी करेंगे लेकिन पूर्ण वाक्य में कोई एक शब्द में आपको उसका आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है पूर्ण वाक्य। ठीक है, तो क वाला लिखिए और फिर ख वाला भी लिख लीजिए कि हरिद्वारम नगरम कुत्र शोभते। तो आप इसको यहाँ तक मध्य शोभते तक आप इसको लिख लेंगे। पहले क वाला नोट कीजिए फिर ग वाला भी नोट कीजिए। ठीक है, उसमें क्या हो गया कि थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ग पहले आ गया ख बाद में आ गया। ठीक है, तो आप इसको भी ख को भी नोट कीजिए और घ को भी नोट कीजिए। यहाँ पे से यहाँ तक आप चारों को नोट कर लेंगे। समझ गए? आपने चारों को अगर नोट कर लिया है तो, लेकिन बोर्ड में आपको यहाँ पे तो आपने चारों को नोट कर लिया लेकिन बोर्ड में आपको क्या करना है? सिर्फ आपको 3 ही लिखने हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। 17 क्या है? आपको यहाँ पे शब्द सूची दे रखी होती है, आपको उनमें से इनमें फिलिंग द ब्लैंक में भरना है। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों को, यहाँ पे आपको सिर्फ 4 वाक्यों को लिखना है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ सभी के दे रखे हैं तो आप सभी को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लेकिन वहाँ आपको सिर्फ 4 वाक्यों के लिखने के, 4 वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको विजुअल कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ आप सिर्फ 4 लिखने, यहाँ आप सारे लिखेंगे।
ठीक है, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है, भगवती तक नोट कर लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करनी, संधि करनी है, ठीक है। मधु अरि तो मधुरी, पौत्र पौत्र, इनको भी पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर आंसर को भी आप नोट कर लेंगे, दोनों को आप नोट कर लें। ख वाला देख लेते हैं, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है हरैव और पितराज्ञा का, ठीक है। तो यहाँ पे बशर्ते यहाँ पे संधि का नाम नहीं लिखना था आपको, लेकिन मैंने दे रखा तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। ये यण संधि है, ठीक है, और ये पूर्व रूप संधि है, तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। ओके, गौ वाला है समास, कि आपको समास विग्रह करना है, ठीक है। आपको सुख प्राप्ति नीलकंठ का करना है, सुख प्राप्ति का आप समास विग्रह करेंगे, सुखम प्राप्त, और समास का नाम है तत्पुरुष समास, ठीक है। नीलकंठ है, नीलकंठ नीलकंठ यस्य स, यानी नीला है कंठ जिसका, यानी शिव, और जो समास का नाम है बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से और यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करें, और पेपर में भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आपका जो टारगेट होना चाहिए कि जो 80 जो मार्क्स के क्वेश्चन हैं, पूरे 80 मार्क्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक है। कोई प्रश्न छोड़े नहीं, जिस प्रश्न में जितना आता है आप उतना लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ है, इसमें आपको क्या करना है, उपसर्ग बताना है, आपको उपसर्ग अलग करना है, ठीक है। तो अनुचर में उपसर्ग क्या है, अनु, और आघात में आ, ठीक है। तो आपको ये प्रश्नों के आंसर ऐसे लिखने हैं, पहले आप क्वेश्चन लिखिए और फिर इन प्रश्नों के आंसर भी लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ड है कि कोष्ठ में दिए गए शब्दों के शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको इनकी जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, सजना नाम संगति, यहाँ पे सतसंगति आएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। राजा डॉट 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 स गच्छति, तो सेवकस्य, ठीक है। तो ये आएगा, इसमें ये राइट आंसर है, इसमें ये राइट आंसर है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप इसको मैं बता रहा हूँ, तो आप इनको नोट कर लेंगे, इसका ये, इसका ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नांकित शब्दों में से किन्हीं चारों का वाक्य प्रयोग करें। सिर्फ आपको चारों के करने हैं, यानी ये जब बोर्ड परीक्षा में आप कर रहे होंगे तो सिर्फ 4 ही आपको करने हैं, क्योंकि इसमें आप सॉल्व कर रहे हैं और मैंने सारे के लिखे हैं, तो आपको सबके करने हैं, ठीक है। आप पूरे करेंगे। ओके, तो पहला है पुत्रम से लेकर और अस्थि तक, तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। सभी नोट करने, हो सकता है कि जब आप कर रहे हों तो आपके पास कुछ और आए, ठीक है। जैसे ये सा वाला कि सा विद्या या विमुक्ति वाला अक्सर आता है, ठीक है। ये नद्या वाला भी आता है, तो आप इनमें से हो सकता है आपके पास भी सारे तो खैर संभव नहीं है, लेकिन 2 या 3 आपके पास भी आ सकते हैं, तो आप इन सबको नोट कराएंगे। अगर बोर्ड परीक्षा में आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका अथवा वाला कर लेंगे, ठीक है। अथवा में मैंने यहाँ दे रखे हैं, आप इनको भी नोट करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैंने यहाँ तीनों दे रखे हैं, आपके पास भी तीनों आएंगे, 3 में से आपको सिर्फ 2 करने हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्व कर रहे हैं तो आप तीनों को करेंगे कि वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, राम दशरथ के पुत्र थे, मैं फूल सूंघता हूँ, तो आप तीनों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने सारे 19 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, खंड सहित आपने नोट कर लिए होंगे, सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप उसके लिए कमेंट में पूछ लेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए, सारे नोट भी कर लिए, और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं अन्य वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी अवश्य देखें, क्योंकि आपकी 100% मार्क्स आनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। आप निश्चित रूप से 100% मार्क्स को प्राप्त करें, आपकी 100% मार्क्स आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।